हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में। आज हमारी इंडियन इकोनॉमी की पहली क्लास है। तो आज हम इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में। तो सवाल ये उठता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की शुरुआत कहाँ से की जाए। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की शुरुआत हम कहाँ से करेंगे? हम 17वीं से 18वीं शताब्दी से स्टार्टिंग करेंगे, ठीक है, उसी के आसपास से। ठीक, यदि आपसे पूछें कि आप भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में बताओ, तो आप क्या बताओगे? सबसे पहले आप यही बताओगे कि भारत एक कृषि प्रधान देश है ना। सबसे पहले आपका जवाब यही होगा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। लेकिन दोस्त, ऐसा तो सभी बोलते हैं, है ना। तो हमें कुछ और जोड़ना चाहिए इकोनॉमिक में। यदि आप कुछ और डेटा वगैरह जोड़ते हो तो वो ज़्यादा क्या होता है, उपयुक्त होता है, ठीक है। लेकिन यदि आप डेटा नहीं देते इकोनॉमिक में तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। यानी प्रेजेंटेशन अच्छा करने के लिए हमें इकोनॉमिक में डाटा को भी और प्रेजेंट करना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सिर्फ इतना मत बताएं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। हम ऐसा बता सकते हैं कि 17वीं से ठीक 17वीं से 18वीं शताब्दी में भारत की जो 90% जनसंख्या थी वो किस में संलग्न थी? वो कृषि कार्यों में संलग्न थी, ठीक। ऐसा बोल सकते हैं, ठीक। इस प्रकार कह सकते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश था, ठीक है। और कृषि के अलावा यहाँ के जो महिलाएं थी वो क्या करती थी? छोटे मोटे जो कुटीर उद्योग होते थे उनमें क्या करती थी? काम करती थी। अब आप बोलेंगे कैसे? तो भाई ये बताओ कि आप खेती कर दिए, बरसात आई, आपने फसल बो दी, तो क्या दिन भर आप फसल पे लगे रहोगे या दिन भर खेत में काम करोगे? नहीं। आप 1 महीने या 1.5 महीने खेत में काम किए, उसके बाद आपके पास खाली टाइम है, तो आप खाली टाइम में क्या करोगे? इसलिए जो महिलाएं होती थी वो क्या करती थी? छोटे मोटे कुटीर उद्योगों में अपना हाथ बटाती थी। इस तरह जो है भारत में वृद्धि के साथ साथ क्या हुआ? सूक्ष्म उद्योग, है ना, सूक्ष्म उद्योग और हस्तकला उद्योगों का विकास हो गया, ठीक। हस्तकला उद्योगों का क्या हुआ? विकास हुआ। इससे तो इस यही, ठीक है, जब फ्री रहती थी तो वो यही काम करती थी। इस तरह 17वीं से 18वीं शताब्दी में भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो क्या थी? आत्मनिर्भर थी। यानी वहाँ के लोग आत्मनिर्भर थे, ठीक है। और उन्हें दूसरों पर निर्भर नहीं होना पड़ता था, तथा उनकी जो आय थी वो भी बहुत अच्छी थी, ठीक है। उस समय इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं था, फिर भी बताइए लोग इतने ज़्यादा संपन्न थे। इसलिए तो भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, ठीक है। और कृषकों के जो सभी कार्य होते थे, सिर्फ कृषकों के ही नहीं, जो लोग होते थे उनके सभी कार्य वंशानुगत होते थे। जैसे मैं जो कृषक हूँ, है ना, तो हमारा जो बेटा होगा वो भी खेती बाड़ी ही करेगा। जो सोनार है उसका लड़का जो है सोने चांदी वाला ही काम करेगा। इस तरह इनका काम जो होता था वो क्या होता था? वंशानुगत होता था, ठीक। और उस समय जो भारत में उत्पादित वस्तुएं होती थी उनका बड़े लेवल पर बहुत डिमांड थी, है ना। वो बहुत कीमती होती थी उत्पादित वस्तुएं, ठीक है। अब जैसे आप बात की जाए अपने देश की कीमती वस्तुओं की, तो कौन कौन सी कीमती वस्तुएं हैं? तो जैसे सोना, है ना, सोना हो गया, चांदी हो गई, है ना। ऐसे इनका क्या किया जाता था? इन पर नक्काशी की जाती थी, है ना, और पत्थर की तराशी की जाती थी। और ठीक है, इन वस्तुओं का बड़े लेवल पर क्या था? डिमांड था। इसके अलावा बात की जाए तो संगमरमर के जो सामान होते थे, ठीक है, संगमरमर के सामान और लकड़ी पर नक्काशी, ठीक है, लकड़ी पर नक्काशी, इनका बड़े लेवल पर बहुत बड़ा डिमांड था, ठीक। और इन्हीं सभी कारणों के कारण, इन्हीं सभी चीज़ों के कारण जो विदेशी आक्रमणकारी थे वो भारत की ओर क्या हुए? आकर्षित हुए, और भारत में बहुत ज़्यादा क्षति हुई, है ना, और भारत को लूट-पाट कर ले गए, ठीक है। इस प्रकार अंग्रेज़ों की बात की जाए और पुर्तगालियों की बात की जाए तो ये क्या है? चाय मसाले इन्हीं को देख कर आए थे, है ना। भारत में कच्चे माल जैसे नील, शोरा, अफीम, इन सभी का क्या है? बड़े लेवल पर बहुत ज़्यादा डिमांड है ना। इस प्रकार भारत एक कृषि प्रधान देश भी नहीं था, है ना। क्यों नहीं था भाई? हम कह सकते हैं ना कि भाई देखो 90% जनसंख्या थी वो कृषि कार्यों में लगी थी, तो ये 10% जनसंख्या क्या कर रही थी?
ये अन्य कार्यों में लगी थी, जैसे सुनार हो गया, कर्मकार हो गया, बढ़ाई हो गया, तो ये इन्हीं काम को करते थे, है ना। तो इस तरह हम कर सकते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश नहीं था, ठीक है, क्योंकि यहाँ की जो जनसंख्या थी वो कृषि के साथ साथ कर और अन्य काम में व्यस्त थी और अन्य काम करती थी, ठीक है। फिर 19वीं से 20वीं शताब्दी तक आते आते भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो क्या होने लगी, वो परिवर्तित होने लगी, ठीक। हुआ क्या, अब परिवर्तन क्या क्या देखने को मिलता है, किस में परिवर्तन को देखने को मिलता है, तो सबसे पहले हमें परिवर्तन किस में देखने को मिलता है, कृषि के स्थिति में, ठीक। अब कृषि की स्थिति कैसे थी, तो 17वीं से 18वीं शताब्दी में, ठीक, 17वीं से 18वीं शताब्दी में क्या हुआ कि जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न थी, ठीक है, सभी क्या करते थे, कृषि कार्य करते थे। लेकिन 19वीं से 20वीं शताब्दी आते आते क्या हुआ, धीरे धीरे कृषि कार्य को छोड़कर वो अन्य काम में जो है जाने लगे, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, तो ऐसा आगे हम आपको रीज़न बताएंगे, ठीक है। इस प्रकार जो अपने देश की 90% जनसंख्या जो कृषि कार्य में लगी थी वो 85% हो गई, लेकिन फिर भी जीवन का जो मुख्य आधार था वो क्या था, कृषि ही था, ठीक है। अब इसका मेन कारण क्या था कि भाई जो अपने देश की जनसंख्या थी कृषि कार्यों को छोड़कर अन्य देश क्षेत्रों में जाने लगी, तो इसका मेन कारण यही था, क्या, भू राजस्व प्रणाली, ठीक। अब भू राजस्व प्रणाली क्या है, तो उस समय जब अंग्रेज़ आ चुके थे, ठीक है, 19वीं से 20वीं शताब्दी में अंग्रेज़ हमारे यहाँ क्या कर चुके थे, और अपना कब्जा जमा चुके थे 19वीं 20वीं शताब्दी में, ठीक। और भारत इस प्रकार भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो क्या हो गई थी, भारत की अर्थव्यवस्था औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था बन चुकी थी। कैसी, औपनिवेशिक औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था, ठीक। अब औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का क्या मतलब होता है कि जब इस देश की जो इकॉनमी है, ठीक है, इस देश की इकॉनमी जब दूसरे देश के इकॉनमी के द्वारा चलाई जाए, ठीक, जब इस देश की इकॉनमी दूसरे देश के द्वारा चलाई जाए तो हम इसे औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार जो है तो अपने देश की अर्थव्यवस्था औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था बन चुकी थी, ठीक। अंग्रेज किसानों से जिस तरीके से टैक्स वसूली करते थे, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, भू राजस्व प्रणाली कहते हैं, ठीक है। अब और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो लैंड टेन्योर सिस्टम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लैंड टेन्योर सिस्टम, ठीक, इसको बोला जाता है इंग्लिश में, ठीक है। अब अंग्रेज जिस तरीके से लोगों से कर वसूली करते थे उसको हम भू राजस्व प्रणाली कहते हैं, और इसके अंतर्गत जो जो चीज़ें आती थी उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं भूधृति पद्धति, क्या बोलते हैं, भूधृति पद्धति बोला जाता है, ठीक है। अब इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा भू राजस्व प्रणाली के अंतर्गत, तो अब भाई बात ये उठती है कि हम तो भू राजस्व प्रणाली ला दिए कि भाई लोगों से, किसानों से कर वसूली करना है, लेकिन इसको वसूली कैसे करना है, कौन करेगा, ठीक है। तो ये अंग्रेज़ों के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द था, उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी थी, क्योंकि भारत की इतनी बड़ी जनसंख्या है और इतनी बड़ी जनसंख्या से कर वसूलना कोई हलवा थोड़ी ना है ना। तो इसके लिए दो सलाहकार आए, किसके, लॉर्ड कॉर्नवालिस के, ठीक। एक का नाम था सर जॉन शोर, है ना, और एक का नाम था जेम्स ग्रांट, क्या था, जॉन शोर और एक का नाम था जेम्स ग्रांट, ठीक। ये दो सलाहकार थे और इन्होंने लॉर्ड कॉर्नवालिस को सलाह दिया, ठीक, लॉर्ड कॉर्नवालिस को इन्होंने सलाह दिया कि भाई आप ऐसा कर सकते हो कि हर गांव का जो एक ज़मींदार होगा उसको हम क्या करेंगे, ज़मींदार को अपने अंडर में लेंगे और उससे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे कि आप जो है तो पूरा जो कर होगा उस कर का 1/11 भाग आप लेंगे और 10/11 भाग जो है वो कौन लेंगे, अंग्रेज़ लेंगे, ठीक है। तो ये इनके बीच क्या हुआ, एग्रीमेंट हुआ और वसूली का सभी कार्य होने लगा। और इसको कब लाया गया था, स्थायी बंदोबस्ती को,
तो स्थायी बंदोबस्ती को लाया गया था या 1793 में, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लाया था, ठीक है। और सबसे पहले इसे जो है तो बंगाल में लागू किया गया। कहाँ? बंगाल में। अब बोलेंगे बंगाल में क्यों लागू किया गया? क्योंकि उस समय आप देखेंगे कि उस समय जो था भारत की राजधानी वो कोलकाता थी, बंगाल में थी, है ना, इसलिए सबसे पहले बंगाल में ही लागू किया गया। फिर इसके बाद जो है तो इसको और जगह में लागू किया गया, जैसे बिहार हो गया, ठीक है, और आपका उड़ीसा हो गया, और उत्तरी कर्नाटक हो गया, ठीक, और आपका लखनऊ हो गया, सॉरी लखनऊ नहीं, बनारस, ठीक, ये आपका हो गया बनारस। तो किन किन क्षेत्रों में है? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तरी कर्नाटक और बनारस आदि क्षेत्रों में ये व्यवस्था फैली थी, ठीक। और इसका जो नाम है, अन्य नामों की इसकी बात की जाए, ठीक है, स्थायी बंदोबस्ती की, तो स्थायी बंदोबस्ती के अन्य नाम जैसे हो गए जमींदारी प्रणाली, ठीक है, इसको बोलते हैं जमींदारी प्रणाली। और क्या बोलते हैं? जमींदारी प्रणाली के अलावा इसको बोलते हैं जागीरदारी, जागीरदारी, और इसको मालगुजारी भी बोला जाता है, मालगुजारी, और इसे बोला जाता है बीसवेदारी। क्या बोला जाता है? बीसवेदारी। इन प्रणालियों के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक। अब ये हुआ क्या? स्थायी बंदोबस्ती। अब महालवाड़ी की बात की जाए तो महालवाड़ी प्रथा जो है, तो महालवाड़ी प्रथा इसके बाद लाई गई। बहुत सारे ऐसे गांव थे जहां जमींदार नहीं थे या फिर बहुत सारे जमींदार थे। ऐसे में किस जमींदार को यह कार्य दिया जाए, ये अंग्रेज़ों के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द था। ऐसे में उन्होंने एक दूसरी व्यवस्था लाई, महालवाड़ी, ठीक है। महाल का अर्थ क्या होता है? तो महाल का अर्थ होता है समुदाय। क्या होता है महाल का अर्थ? महाल का अर्थ होता है समुदाय, कम्युनिटी, ठीक। तो इन्होंने क्या किया, जो समुदाय होता है, ग्रामीण समुदाय, उनको उन लोगों को ये अंग्रेज़ों ने क्या किया, इसका ठेका दे दिया कि भाई आप टैक्स वसूलो, ठीक है। और इस व्यवस्था को जो है तो 1822 में हाल्ट मैकेंजी ने लागू कर दिया। कब लागू किया? 1822 में। किसने? हाल्ट मैकेंजी, ठीक, हाल्ट मैकेंजी, ठीक है, उन्होंने इसको लागू कर दिया 1822 में, ठीक है। अब इस व्यवस्था को कहाँ कहाँ लागू किया गया था? तो इस व्यवस्था को सबसे पहले यूपी में लाया गया, एमपी में और पंजाब में, इन क्षेत्रों में लाया गया। यूपी, एमपी और पंजाब में, इन क्षेत्रों में इसे लागू किया गया था, ठीक है। यानी उपजाऊ वाले क्षेत्र। ये एमपी यूपी कौन है? उपजाऊ वाले, गंगेटिक प्लेन है, सॉरी गंगेटिक प्लेन नहीं बोलेंगे, लेकिन गंगा के क्षेत्र में ही आते हैं, है ना। एमपी यूपी में गंगा है, सॉरी आपकी यूपी में गंगा है, और पंजाब में तो नहीं है। पर इन क्षेत्र, ये यहाँ के क्षेत्र जो है, यहाँ क्योंकि यहाँ की नदियाँ बहती हैं यहाँ इन क्षेत्रों में, इसलिए ये उपजाऊ क्षेत्र हैं। और इन्हीं उपजाऊ वाले क्षेत्रों में इनको जो है तो महालवाड़ी व्यवस्था लाई गई, ठीक। अब इसमें क्या था, यानी कितना टैक्स लिया जाता था? तो सबसे पहले बात कि यहाँ उपज का जो है तो कितने % लिया जाता था? 80% कर लिया जाता था, ठीक। लेकिन बाद में क्या हुआ, लॉर्ड विलियम बेंटिक आए, ठीक है। कौन आए? विलियम बेंटिक। और इन्होंने क्या किया? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जिन्होंने सती प्रथा का अंत किया था, उन्होंने 80 से इसको 66% कर दिया, यानी कर को घटा दिए। बहुत अच्छी बात है, इन्होंने बहुत अच्छा किया, लोगों के लिए कुछ बोझ जो है तो कम हुआ किसानों का, ठीक है। लेकिन कुछ समय बाद लॉर्ड डलहौजी भी आ गए और उन्होंने क्या किया, इस 66% को 50% पे कर दिया। इसको कहाँ पे कर दिया? 50% पर। किसने? डलहौजी ने, ठीक है। और ये बहुत अच्छा काम किया इन्होंने, है ना। और ये क्या कहते हैं, रेल जो था डलहौजी के शासनकाल में ही चला था, यानी जब डलहौजी यहाँ गवर्नर बने थे तभी जो था तो रेल चली थी, ठीक है।
अब पहली रेल, सबसे पहली रेल, ठीक। अब बात आती है रैयतवाड़ी व्यवस्था की। तो रैयतवाड़ी का व्यवस्था की बात है, ठीक, सॉरी। रैयतवाड़ी का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है किसान, ठीक। अब यहाँ क्या होगा? तो यहाँ किसान खुद जाकर क्या करते थे? टैक्स देते थे, ठीक है। और इसको लाने का जो श्रेय था वो था टॉमस मुनरो को, ठीक। किसको? टॉमस मुनरो। कब लाया था? 1792, ठीक है, 1792 ईस्वी में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया था। सबसे पहले इसे मद्रास में लागू किया गया था, ठीक, मद्रास में। और बिनगेट ने, जो था बिनगेट, तो उसने मुंबई में इसे लागू किया था। कब? 1835 में। 1835 में बिनगेट, किसने? बी ने गे गेट बिनगेट बिनगेट ने कहाँ लागू किया था? तो मुंबई में, सबसे पहले मुंबई में लागू किया था, ठीक। यह कर सबसे पहले 30 से 33% था, ठीक है। कितना था? तो सबसे पहले 30 से 33% था। फिर क्या हुआ? फिर समय समय पर बढ़ता गया 30 से 33%, ठीक। फिर धीरे धीरे 50% हो गया, यानी 33 से 50%, ठीक है। और तीसरे नंबर पे इसे असम में लागू किया गया, ठीक है। कहाँ लागू किया गया? असम में। सबसे पहले इसे कहाँ लागू किया गया था? मद्रास में, फिर उसके बाद मुंबई में, फिर तीसरी बार असम में लागू किया गया, ठीक है। और यही सभी रीज़न थे जिसके कारण ठीक है, यही सब कारण थे। यानी ये अंग्रेज़ों की जो नीतियाँ थीं, इन्हीं के कारण किसान क्या किए? धीरे धीरे खेती करना बंद कर दिए, छोड़ दिए खेती करना, ठीक है। और अंग्रेज़ों ने ज़बरदस्ती क्या करवाते थे? नकदी फसल शुरू करवाते थे, क्योंकि इंग्लैंड में क्या थी? कच्चे माल की बहुत ज़रूरत थी, ठीक है। इनकी जो आपूर्ति थी वो कहाँ से होती थी? वो भारत से होती थी, ठीक है। जैसे गन्ना हो गया आपका, ठीक है, गन्ना, अफ़ीम, कॉफ़ी, चाय, नील, ठीक, शोरा हो गया, और आपका ये कपास हो गया। ये सारी चीज़ें जो थी कहाँ से जाती थी? भारत से जाती थी, ठीक है। भारत में ही उगाई जाती थी, और ये ज़बरदस्ती उगाई जाती थी किसानों से, अंग्रेज उगवाते थे, और इसके बदले में उन्हें उचित मूल्य भी नहीं दिया जाता था, ठीक है। तिनकटिया पद्धति जो थी इसी पर आधारित थी। इससे किसान बहुत प्रभावित हुए, और धीरे धीरे हमारे देश की कृषि प्रधान जो अर्थव्यवस्था थी वो क्या होने लगी? गिरने लगी, ठीक है। तो अब आप ये बताओ कि यदि आपसे गेहूँ चावल के अलावा कोई और खेती करवाई जाएगी तो इससे नुकसान होगा, क्योंकि इंसान यदि फल की ही खेती करे, या फिर अफीम की करे, या गन्ने की करे, तो कितना गन्ना खाएगा, या फिर कितनी कॉफ़ी खाएगा? नहीं खा पाएगा, और थोड़ी सी चीज़ ही लेगा उसको, यानी उससे उसका पेट भरने वाला नहीं है, ठीक। तो ऐसे में किसानों पर बहुत सारा अत्याचार हो रहा था, और किसान बहुत परेशान थे अंग्रेज़ों से, जिसके कारण वो खेती बाड़ी छोड़कर अन्य क्षेत्रों में जाना चाहते थे, ठीक है। यही कारण है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था थी कृषि प्रधान, वो धीरे धीरे गिरने लगी, ठीक। अब बात आती है निम्न स्तरीय आर्थिक विकास की। अब क्योंकि उस समय जो आर्थिक विकास था वो बहुत निम्न स्तर का हो चुका था, अंग्रेज़ आ गए थे, ठीक है। ठीक, तो अंग्रेज़ भारत को अपना घर नहीं क्या मानते थे, बल्कि किराए का घर मानते थे, है ना। अपना घर नहीं मानते थे, ठीक है, अपना घर नहीं मानते थे, बल्कि किसका मानते थे? किराए का घर मानते थे, ठीक है। क्योंकि वो भारत की अर्थव्यवस्था पर कभी ध्यान ही नहीं दिए, है ना। भारत की राष्ट्रीय आय क्या है ना, या फिर प्रति व्यक्ति आय क्या है, इन चीज़ों पर उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया, ठीक। और यह हमारे लिए बहुत बड़ा दुष्परिणाम भी साबित हुआ। लेकिन हमारे देश के कुछ नेता हैं जिन्होंने इस पर ध्यान दिया, जैसे दादा भाई नौरोजी जो हैं, इन्होंने बताया कि प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, ठीक है। और सबसे पहले इन्होंने ही बताया था कि भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है वो 20 रुपये प्रति वर्ष है ना, एक व्यक्ति की, ठीक। और 1857 में बताया था, ठीक है। कब बताया था? 1857 में, ठीक। और इसी समय उनकी किताब एक आई थी, उनकी किताब का नाम था पुअर्टी एंड
एन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, सॉरी INDIA, इंडिया। ठीक, ये बुक लॉन्च हुई उनकी। ठीक है, और इसी किताब में धन निष्कासन का भी सिद्धांत दिया गया। ठीक, किसमें धन निष्कासन का वो दिया गया सिद्धांत, तो ये दिया गया था पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन निष्कासन का सिद्धांत, कि किस प्रकार अंग्रेज जो है हमारे देश के जो संसाधन हैं उनका दोहन कर रहे हैं और अपने देश के संसाधन की वृद्धि कर रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार उनका देश क्या हो रहा है, समृद्धशाली बन रहा है। ठीक है, इस सिद्धांत को अनिष्टों का अनिष्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता था, अनिष्टों का अनिष्ट, इस सिद्धांत को कहा जाता था। ठीक, ये अनिष्ट। ठीक है, 1901 में लॉर्ड कर्जन ने प्रति व्यक्ति आय का सर्वे किया। ठीक, कब किया था, तो 1901 में किया था इन्होंने। ठीक है, 1901 में किसने, लॉर्ड कर्जन ने। और इन्होंने क्या बताया, तो लॉर्ड कर्जन ने बताया कि भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है वो कितनी है, 30 रुपये हो गई। कितनी, 30 रुपये प्रति व्यक्ति हो गई। ठीक है, और ये का वार्षिक, ठीक, वार्षिक हो गया। और फिर डॉक्टर DVRP आए। ठीक है, वो सॉरी VKRV राव आए और उन्होंने बताया कि हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो 1931 से 32 के टाइम में 62 रुपये थी। ठीक है, वार्षिक प्रति व्यक्ति आय। ठीक, और 1944 से 46 में 1944 से 46 में ठीक, तो उन्होंने किसने, प्रति व्यक्ति आय क्या हो गई थी 1944-46 में, तो हो गई थी 204 रुपये प्रति व्यक्ति। ठीक, 1944-1946 की बात हो रही है। ठीक है, अब भारत की आज़ादी के समय भारत की जो अर्थव्यवस्था थी, कब, आज़ादी के समय कैसी अर्थव्यवस्था थी, अर्ध सामंतवादी थी। कैसी थी, अर्ध सामंतवादी, अर्ध सामंतवादी। क्यों, क्योंकि इस जो अर्थव्यवस्था थी उसको शासन भी चलाती थी और प्लस सामंत भी चलाते थे, इसलिए। ठीक है, भारत की अर्थव्यवस्था जो थी निम्न बिंदुओं पर, अब उसका अध्ययन करेंगे अर्थव्यवस्था का। ठीक है, पहली बात तो हमने कृषि की स्थिति को देख लिया, किस प्रकार अंग्रेज आए और क्या हाल हो गई कृषि की। अब हम देखेंगे कि औद्योगिक क्षेत्र में क्या कुछ विकास हुआ, तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक, तो औद्योगिक क्षेत्र की स्थिति की बात की जाए तो उस समय सूती वस्त्र उद्योग था, कागज उद्योग था, चीनी उद्योग, जूट, लौह इस्पात, ऊनी वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग और एल्यूमिनियम उद्योग था। लेकिन बात ये उठती है, ये जितने दिख रहे हैं आपको उद्योग, ठीक है, ये बहुत विकसित नहीं थे या फिर ये बहुत सारे काम नहीं करते थे। इनका मेन उद्देश्य यही था कि अंग्रेज अपना खुद स्वार्थ निकालना चाहते थे, अपना मतलब निकालना चाहते थे। अभी हमने आपको बताया भी कि वो भारत को अपना घर नहीं बल्कि किराए का घर समझते थे। तो वो अपने देश का क्यों विकास करना चाहेंगे भाई, ये सिर्फ दिखाने के लिए है कि हम आपके देश में उद्योग डाल रहे हैं, ये आपके हित के लिए है। लेकिन नहीं, वो खुद अपने हित के लिए करते थे, ना कि भारतीयों के हित के लिए। तो औद्योगिक क्षेत्र की स्थिति के बारे में बात की जाए तो अंग्रेज़ों ने 19वीं से 20वीं शताब्दी में भारतीय उद्योगों को तोड़ दिया था। ठीक है, जो भारतीय उद्योग थे उनको तोड़ दिया था, लेकिन इसके बदले में कोई नया उद्योग स्थापित नहीं किया, क्योंकि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आ चुकी थी, जिसके फलस्वरूप इंग्लैंड में बहुत सारे उद्योग क्या हो चुके थे, विकसित हो चुके थे। ठीक है, और इन उद्योगों को दो चीज़ों की ज़रूरत थी। क्या थी, एक कच्चे माल की और दूसरा बाज़ार की। तो कच्चा माल भारत से वो क्या करते थे, ले जाते थे और पुनः बनवाकर सामान जो थी वो कहाँ ले जाते थे, भारतीय बाज़ारों में बेच देते थे। अब भारतीय बाज़ार में जब आप बेचोगे तो भारतीय बाज़ार में भारतीय वस्तुओं की क्या होती थी, डिमांड कम होती थी, क्योंकि वहाँ की जो चीज़ें थी वो उच्च गुणवत्ता थी और दूसरी बात प्रेशर भी रहता था। ठीक है, अंग्रेज़ों का। ठीक है, तो होता क्या था
कि भारत से कच्चे माल इंग्लैंड में जाते थे और तैयार माल जो था वो कहाँ आता था, भारत में आ जाता था। ठीक, भारतीय बाजारों में बेच दिया जाता था। कई विद्वानों के हस्तक्षेप पर अंग्रेजों ने कुछ उद्योग क्या किए, स्थापित किए, लेकिन इसमें अंग्रेजों का ही फायदा था। अब जैसे सूती वस्त्र उद्योग की हमने बात की, ठीक है, तो सूती वस्त्र उद्योग जो था ये कब स्थापित हुआ था, तो सूती वस्त्र उद्योग 1818 में इसे लाया गया। ठीक है, कब लाया गया, 1818 में। ठीक, और कहाँ, तो फोर्ट ग्लोस्टर जो पश्चिम बंगाल है, कहाँ, फोर्ट ग्लोस्टर वेस्ट बंगाल में। ठीक, और कागज़ उद्योग जो था 1832 ईस्वी में इसे लाया गया। ठीक है, 1832 में। ठीक, कहाँ, श्रीरामपुर पश्चिम बंगाल में ये भी है। कहाँ, श्रीरामपुर कहाँ है ये भी पश्चिम बंगाल में है। ठीक, चीनी उद्योग की बात की जाए तो चीनी उद्योग कहाँ पे है, तो ये भी बेतिया में है, बेतिया बिहार में। 1840 में इसे लाया गया था, 1840 में। कहाँ, बेतिया में। ठीक, और जूट उद्योग जो है वो 1855 में सीसन्स पश्चिम बंगाल में, वर्तमान में भी भारत में प्रथम है जूट उद्योग, और पहले भी जूट उद्योग था। कहाँ, 1855 में रिशंस में। और ये कहाँ स्थित है, तो ये भी पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्या है, जूट उद्योग हो गया, चीनी उद्योग हो गया, लौह इस्पात उद्योग। तो लौह इस्पात उद्योग जो था वो कहाँ था, तो लौह इस्पात उद्योग की स्थापना जो थी वो हुई थी आपके 1870 में। कहाँ, कुल्ठी में। और कुल्ठी भी कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। ठीक, तो 1870 में इसकी स्थापना हुई, कुल्ठी में हुई। और ये कुल्ठी कहाँ है, तो वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, और ऊनी वस्त्र उद्योग की बात की जाए तो ऊनी वस्त्र उद्योग जो है वो कानपुर यानी उत्तर प्रदेश में है। ऊनी वस्त्र उद्योग कहाँ है, कानपुर उत्तर प्रदेश में। ठीक, और सीमेंट उद्योग जो है वो चेन्नई में है, चेन्नई। ठीक है, और एल्युमिनियम उद्योग जम्मू और कश्मीर, जेके नगर जिसको बोलते हैं, जेके नगर, सॉरी जेके नगर, जम्मू और कश्मीर नहीं है, जेके नगर। और ये कहाँ है, तो ये भी पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, तो ये प्रमुख उद्योग थे। ठीक है, सूती वस्त्र उद्योग जो कि 1818 में पोर्ट ग्लोस्टर में था, वेस्ट बंगाल। कागज़ उद्योग जो था वो 1832 ईस्वी में श्रीरामपुर पश्चिम बंगाल में स्थापित हुआ। और चीनी उद्योग 1840 ईस्वी में बेतिया जो कि बिहार में है। 1855 ईस्वी में जूट उद्योग जो कि रिशंस पश्चिम बंगाल में स्थित है, और वर्तमान में भी ये प्रथम स्थान पर है जूट उद्योग उत्पादन के क्षेत्र में। और लौह इस्पात उद्योग की बात की जाए तो लौह इस्पात उद्योग कुल्ठी में है, और कब स्थापित हुआ था, 1870 में हुआ था। और ऊनी वस्त्र उद्योग जो था वो कानपुर में है, उत्तर प्रदेश। सीमेंट उद्योग चेन्नई में, और एल्युमिनियम उद्योग जेके नगर पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, अंग्रेज इन उद्योगों का विकास भारतीय हितों के लिए नहीं बल्कि अपने हितों के लिए करते थे। ठीक है, इन उद्योगों के विकास होने के बाद भी भारत के जीडीपी पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ा। इसका मतलब यह है कि अंग्रेज जिन उद्योगों का विकास कर रहे थे वह एक खानापूर्ति मात्र था। इससे कोई भी उद्योग आगे चलकर विकसित नहीं हो पाया। ठीक है, आगे चलते हैं आधारिक संरचना के बाद। तो आधारिक संरचना क्या थी अपने देश की, तो अंग्रेज़ों ने भारत के आधारिक क्षेत्र में निम्न कार्य किए थे। पहला था डाक एवं तार विभाग। ठीक है, और ये डलहौजी के समय में 1848 से 1856 के बीच चलाया गया था। ठीक है, और रेलवे भी 1853 में डलहौजी ने ही चलवाया था। ठीक, और जल परिवहन की बात की जाए तो ये भी शुरू की गई थी, जल परिवहन। ठीक है, और PWD पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट भी डलहौजी ने 1800 में चलवाया था। यानी आधारिक संरचना जो है इस क्षेत्र में मुख्य रूप से डलहौजी ही काम किया था। ठीक है, इन सब चीज़ों के पीछे भी अंग्रेज़ों का स्वयं का विकास कर रहा था।
जैसे रेलवे के द्वारा वो कच्चे माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करते थे, भेजते थे, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक, ठीक। जल परिवहन से कम खर्चे में चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह क्या कर दिया जाता था, ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता था। डाक एवं तार विभाग द्वारा एक दूसरे को क्या किया जाता था, इन्फॉर्मेशन को एक दूसरे के ऊपर शेयर कर दिया जाता था, एक दूसरे को तुरंत मिल जाता था। और PW से कई विभाग बनाए गए, लेकिन इससे केवल उनका ही फायदा हुआ, ठीक है। ब्रिटिश शासन के उद्देश्यों की बात की जाए तो उनके मुख्य उद्देश्य क्या थे, तो शुरुआती दौर में वो क्या किए थे, अंग्रेज़, उनका मेन उद्देश्य था कि हम व्यापार करने आए हैं आपके यहाँ, ठीक है। लेकिन बाद में उनका उद्देश्य क्या हुआ, उनका उद्देश्य बदल गया, ठीक। बाद में उनका उद्देश्य बदला और ब्रिटिशों का मुख्य रूप से 3 उद्देश्य हो गए, एक वाणिज्यिक उद्देश्य, औद्योगिक उद्देश्य, वित्तीय उद्देश्य, ठीक। तो वाणिज्यिक उद्देश्य की बात की जाए तो वाणिज्यिक उद्देश्य क्या होता है, तो रुपए से संबंधित होता है ना। 1757 में जब प्लासी का युद्ध हुआ था, ठीक है, क्या हुआ था, 1757 में प्लासी का युद्ध, है ना। और ये प्लासी के युद्ध में क्या हुआ, क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हरा दिया, ठीक। कौन ने हराया, क्लाइव जो था वो इसको हरा दिया, सिराजुद्दौला, ठीक, इसको क्या कर दिया, डिफीट कर दिया, ठीक है। तथा अंग्रेज के कब्जे में क्या आ गया, बंगाल का क्षेत्र आ गया। तभी से उनका उद्देश्य बदल गया और वह वाणिज्यिक हो गया, ठीक है। यानी 1757 में जब प्लासी का युद्ध हुआ तभी इनका उद्देश्य बदल गया था। इसके पहले इनका उद्देश्य व्यापार करना था। और कुछ ही समय बाद बक्सर के युद्ध में, ठीक है, कुछ ही समय बाद क्या हुआ, बक्सर का युद्ध आया, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में। और फिर इसके कुछ ही समय बाद 1764 में क्या हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ, ठीक है। कब, 1764 में, ठीक। और इसमें क्या हुआ, बक्सर के युद्ध में उड़ीसा और बिहार भी जो थे वो अंग्रेज़ों के कब्जे में आ गए, ठीक है। उड़ीसा और बिहार ये भी अंग्रेज़ों के कब्जे में आ चुके थे, कब, 1764 तक में, ठीक है। और इनकी शक्तियाँ और बढ़ गई। तब EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी जिसको बोलते हैं, है ना, उसको क्या मिल जाता है, एकाधिकार मिल जाता है, किसको, EIC को, उसको भारत पर एकाधिकार मिल जाता है व्यापार करने का, है ना। और भारत पर जमकर लूटा उसने, ठीक है। अब उसके बात करते हैं, वाणिज्यिक उद्देश्य की बात हो गई, अब औद्योगिक उद्देश्य की बात करते हैं। तो औद्योगिक उद्देश्य उसका क्या था, तो इसका टाइम क्या था, औद्योगिक उद्देश्य कब तक रहा, तो ये 1813 से 1858 तक इसका जो उद्देश्य रहा वो औद्योगिक उद्देश्य रहा, ठीक। ठीक, औद्योगिक उद्देश्य रहा उसका। अब हुआ क्या, 1813 से 1858 तक, ठीक, इसका उद्देश्य क्या था, औद्योगिक, ठीक है। और 1858 में कंपनी के शासन का अंत हो जाता है, ठीक है। कब, 1858 में कंपनी के शासन का क्या होता है, अंत हो जाता है। और भारत का जो कंट्रोल था वो किसके हाथ में चला गया, ब्रिटिश क्राउन के, किसके, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला जाता है, ठीक है। वो किसका, भारत का कंट्रोल, ठीक। इस प्रकार औद्योगिक उद्देश्य का टाइम पीरियड जो है 1813 से 1858 तक रहा। फिर बात आती है वित्तीय उद्देश्य की। तो वित्तीय उद्देश्य में भारत का जमकर इस्तेमाल किया गया, पूरी तरह से देश का आर्थिक शोषण किया गया और आर्थिक शोषण और दोहरा आर्थिक शोषण किया गया। और यह 1858 से आज़ादी तक चला, ठीक है, उसके पहले तक नहीं, 1858 से आज़ादी तक, जब तक आज़ाद नहीं हुआ देश तब तक बराबर देश का शोषण किया गया, ठीक है। अब भारत में व्यापार क्या क्या होते थे विदेश में, तो उस समय क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी थी तो ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत के व्यापार करती थी। तो हमारा जो व्यापार था इंग्लैंड, चीन, ईरान, इराक और श्रीलंका के साथ होता था, इन्हीं 5 देशों के साथ, ठीक। और 1947 तक आते आते व्यापार जो थे ये बंद हो गए और जो उद्योग बने थे वो भी पूरे ठप हो गए थे 1947 तक आते आते, ठीक है। अब उस समय की जननांकीय परिस्थितियाँ क्या थी, तो उस समय जो था
जानना कि सबसे पहले क्या हुआ कि उस समय जो प्रथाएं प्रचलित थी अपने यहाँ, तो सबसे पुरानी प्रथा जो थी तिनकटिया पद्धति थी। ठीक है, कौन थी? तिनकटिया पद्धति। ठीक है, और इसमें अंग्रेज जो थे किसानों की भूमिका 3/20 हिस्से पर नील की खेती करवाते थे। किसमें? तिनकटिया पद्धति में। तिनकटिया पद्धति में अंग्रेज जो थे उनके ज़मीन का 3/20 हिस्से पर क्या होती थी? नील की खेती होती थी, नील की खेती। ठीक, लेकिन जिन खेतों में नील की खेती की जाती थी उन खेतों की उर्वरकता जो थी वो क्या होती थी? खत्म हो जाती थी। ठीक है, तथा नील की खेती से उत्पादित माल का उचित मूल्य भी अंग्रेज नहीं देते थे। ठीक, इससे किसानों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। ठीक है, और इसी के साथ साथ और कई प्रथाएं चलाई गई, जैसे आपके तिनकटिया हो गई और ददनी प्रथा हो गई और कामियावटी प्रथा हो गई। तो ददनी प्रथा क्या है? तो ददनी प्रथा जो ब्रिटिश इंग्लैंड से आते थे, ठीक है, तो यदि वे अलग से स्पेशल डिमांड करें, ठीक है, यदि वो अलग से स्पेशल डिमांड करते हैं तो भारतीय कारीगर और शिल्पकारों को कुछ पैसा एडवांस में देकर और उन्हें बुला लिया जाता था। ठीक है, काम करने के लिए। इसी एडवांस पैसे को, ठीक है, जो ये एडवांस पैसा दिया जाता था, इसी एडवांस पैसे को क्या बोला जाता था? ददनी प्रथा। ठीक है, ददनी बोला जाता था। ठीक, और कामियावटी प्रथा क्या होती है? तो यह प्रथा जो थी वो स्पेशली बिहार और उड़ीसा के मुख्यतः कुर्मी जाति जो होते थे, ठीक है, उन पर क्या था? फैली थी। ठीक, यह दास प्रथा का एक रूप था। ठीक है, कुर्मी जात पर फैली थी। ठीक है, और एक दास प्रथा का यह क्या था? रूप था। दास प्रथा का रूप देखने को मिलता था। यदि कोई व्यक्ति जमींदार से कर्ज लेता है, ठीक है, यदि कोई व्यक्ति जमींदार से कर्ज लेता है तो वह कर्ज ब्याज सहित, ठीक है, ब्याज सहित नहीं लौटाता तो उसे जमींदार के यहाँ ज़िंदगी भर काम करना पड़ेगा। यही है कामियावटी प्रथा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही था क्लास। अब नेक्स्ट क्लास हमारी लगेगी इकोनॉमिक्स की। आज की जो क्लास यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और यदि अच्छी न लगी हो तो आप हमें बता सकते हैं कहाँ गलती है। और आवाज़ में थोड़ी प्रॉब्लम आती होगी, इसके लिए सॉरी, क्योंकि ये अभी माइक थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम है जिसको मैं ठीक कर लूँगा, बहुत जल्दी ठीक करूँगा, बट अभी थोड़ी आपको प्रॉब्लम होती होगी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। बस आज के लिए बस इतना ही। सो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।